अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब ये जो एक टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो हमने सिंपल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दिस इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स you may have read that concept of simple demand and supply. Okay, simple demand, that means that the demand is a curve that shows that when the prices are high, then the demand for certain quantity is low, and when prices are low, then demand for certain quantity is high. तो वो क्या है? Demand है. But most of the times people make it confuse between aggregate demand and the simple demand, that these both are the same concepts, but these are not the same concepts, but it has the difference. What is the difference? The difference is, in a simple demand we simply focus on the one quantity or a one commodity or any one item. ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी वन या सिंगल आइटम के प्राइसिंग का और उसकी डिमांड का फैक्ट देख रहे होते हैं. बट इन द aggregate demand we focus on the combined demands and in a huge level in which prices are known to as the general prices, and the demand is like the total productivity which is producing in an economy which is known as a real GDP. ठीक है, तो क्या है, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी की जगह पे हम रखते हैं रियल जीडीपी, एंड इन प्राइसिंग की जगह पे हम देखते हैं द जनरल जीडीपी. सॉरी, प्राइसेस की जगह पे हम देखते हैं जनरल प्राइसेस, एंड जीडीपी की जगह पे हम जो क्वांटिटी की जगह पे हम देखते हैं रियल जीडीपी. ठीक है, कि टोटल प्रोडक्टिविटी एक कंट्री के अंदर या एक इकोनॉमी के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो हो रही है उस चीज़ को हम इसमें लेते हैं, इट इज़ नोन एज द, और उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी. ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम देखते हैं. डेफिनेशन क्या है एग्रीगेट डिमांड की? Aggregate demand is a schedule or a curve that shows the amount of nation's output that buyers collectively desire to purchase at each possible pricing level. ठीक है, तो कहते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है. एक एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हमें शो करता है कि एक जनरल प्राइस के ऊपर कितने लोग जो हैं वो कलेक्टिवली एक सर्टन चीज़ की डिमांड करते हैं, सर्टन एक प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा. अब एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, जिसमें अगर हम इसका कर्व बनाएं, आप यू कैन सी इन द बुक दैट इफ़ वी विल टेक द प्राइस जनरल प्राइस लेवल on the y-axis and on the x-axis we will have the real GDP या फिर total output या production या domestic production, कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं, वो हम लेते हैं. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि प्राइसेस लेवल जो है फॉर एग्जांपल 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70 इन अमाउंट्स के थ्रू एक इक्वल गैप से अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारी डिमांड है फॉर द प्रोडक्शन या फॉर द कलेक्टिवली आउटपुट, तो या जीडीपी रियल जीडीपी वो क्या होगी हमारी रिड्यूस करना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम इसका क्या है, नेगेटिव है. अब हम ये देखते हैं कि इसका जो अफेक्ट नेगेटिव है कैसे नेगेटिव है, व्हाट इज़ द रीजंस, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से जो अफेक्ट है वो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रियल बैलेंस अफेक्ट. फर्स्ट अफेक्ट इज़ रियल बैलेंस अफेक्ट. अब रियल बैलेंस अफेक्ट क्या कहता है? रियल बैलेंस अफेक्ट ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइसेस हम कहते हैं कि बढ़ रही हैं. ठीक है, अब प्राइसेस जो हैं अगर वो बढ़ रही हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हेन in an economy when there is situation of inflation, we have read it in the chapter inflation class that when the prices are increasing then the value of money decreases. हमने ये पढ़ा था. ठीक है, अब जो चीज़ हम पहले 100 रुपये की खरीदते थे, 100 रुपये की चीज़ खरीद लेते थे, 10 आइटम खरीदते थे 100 रुपये में, अब प्राइसेस जो है वो उन 10 आइटम की बढ़ रही हैं. अब वो प्राइसेस
जो है 100 से 200 हो गई हैं उसकी, लेकिन आइटम हमारे वही के वही हैं। तो मतलब क्या है कि हमारी अगर प्राइसेस बढ़े तो वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उसी वैल्यू में हम कम चीज़ जो है पे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो एक अमाउंट है, जो एक चीज़ है, वो कम वैल्यू में हमारे पास आ रही है। तो रियल बैलेंस इफेक्ट क्या है कि वन कहते हैं कि जब वन प्राइसेस आर हाई, then due to the value of money, when value of money is reducing due to this factor that high pricing value less, तो कंजम्पशन क्या है वो भी लेस है, जो कंजम्पशन है वो भी लेस है। अगर प्राइसेस हाई हैं तो वैल्यू कम है, तो आप कंज्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, आप पे ज़्यादा करेंगे लेकिन कंज्यूम आप कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब प्राइसेस हाई होंगी तो आपको क्या होगा कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा उतनी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इसलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव स्लोप हो गया। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। अब इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट वो कहता है कि कम हो जाए तो डिमांड फॉर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जब इंटरेस्ट कम होगा कि अगर हमारे 1,00,000 रुपए लोन लेता है कोई और उस पर अगर उसको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उसको पहले 100 रुपये, और अब 1,00,000 के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ा 50 रुपीज़। तो अब डेफिनेटली जब लोन अब ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो लोग क्या करेंगे, भागेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की तरफ। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की तरफ भागेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर प्राइसेस फॉर एग्जांपल कहते हैं कम हो रहे हैं तो हमारे इंटरेस्ट रेट भी कम, तो इंटरेस्ट रेट कम तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। प्राइसेस रिड्यूस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड इज फॉरेन परचेज इफेक्ट। फॉरेन परचेज इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम एक कंट्री की एग्जांपल देते हैं, इन द बुक दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ जापानीज कि इन द जापानीज इफ़ द प्राइस ऑफ जापानीज जो है इंक्रीज़ कर गई है, जापानीज़ प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर गई है, तो जापानीज़ प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जापानीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जापानीज़ के मुकाबले में जो बाकी कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना है या फिर पाकिस्तान है या फिर इंडिया है या फिर अमेरिका है, तो उनकी प्राइस जो है वो सेम है। अब जापानीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए, अब जापानीज़ की एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जापानीज़ की जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जापानीज़ बाहर से चीज़ें ख़रीदेगा ज़्यादा, क्योंकि बाहर की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है वो उनकी अमाउंट कम है, उनकी प्राइसिंग जो है उसकी वैल्यू जो है प्राइस जो है नहीं बढ़ रही, लेकिन जापानीज़ के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो जापानीज़ कैन परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़ बट विल नॉट सेल, बिकॉज दूसरी जो कंट्रीज़ हैं विल नॉट बी रेडी टू परचेज फ्रॉम द जापानीज़ बिकॉज द प्राइसेस आर हाई। तो जब प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी जापानीज़ की, तो जापानीज़ के प्रोडक्ट की जो डिमांड जो है ओवरऑल इन द फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में, एक फॉरेन वर्ल्ड में वो क्या करेंगी, रिड्यूस कर देंगी। ऐसे ही किसी भी कंट्री की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड। चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड के वो फैक्टर्स जो कि एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेके आ सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में कि अगर जनरल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं और रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो इन फैक्टर्स की वजह से वो जीडीपी डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ भी कर सकती है और वह मज़ीद डिक्रीज़ भी कर सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। पहला हमारा है कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग में पहला हमारे पास है कंज्यूमर वेल्थ। अब हम ये कहते हैं कि जनरल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। अब जनरल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं तो उसके मुकाबले में हमारी जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए। बट द फैक्ट इज़ इफ़ पीपल आर वेल्थी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों के पास सेविंग अवेलेबल है, लोग अर्न ज़्यादा कर रहे हैं, कमा ज़्यादा रहे हैं, तो अगर प्रोडक्शन प्राइसेस बढ़ेंगी भी सही तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर स्टिल विलिंग टू प्रोड्यूस, दे आर स्टिल विलिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी, दे आर स्टिल विलिंग टू इन्वेस्ट, दे आर स्टिल विलिंग टू पे। तो क्या होगा कि उससे क्या फ़र्क आएगा कि डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और डिमांड में जो कार्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। when there is an increase in the demand curve shift to right, and when there is a decrease in demand curve shift to left. In the for the supply it's opposite. Next we have
कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, आप कंज्यूमर को अगर फॉर एग्जांपल कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस है कि इन द फ्यूचर देयर इनकम विल इंक्रीज़, कि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, तो दे विल डेफिनेटली बी रेडी टू स्पेंड नाउ टुडे। अगर उनको फ्यूचर में प्राइसेस की बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है तो वो रेडी होंगे अब खर्च करने के लिए, तो भी क्या होगा, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड के ऊपर, वो डिमांड इंक्रीज़ करवाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवाएंगे, रियल जीडीपी बढ़ेगी और कोई फ़र्क नहीं आता। नेक्स्ट वी हैव टैक्सेस, ठीक है। जितना ज़्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपको टैक्सेस की अमाउंट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, यू विल बी अनविलिंग टू स्पेंड, क्योंकि आपकी अमाउंट जो है वो टैक्सेस में अगर ज़्यादा जा रही है तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम जो है वो स्पेंड करेंगे, कि बिकॉज आपकी जो अमाउंट है वो टैक्सेस में जा चुकी है, एंड वाइस वर्सा। देन वी हैव द नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। Then we have in real interest rate and expected return. Real first we will see real interest rate. अब इंटरेस्ट रेट का वही मैंने आपको पहले, हम इंटरेस्ट रेट की जो सिंपल है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली विल नॉट बी विलिंग टू डिमांड फॉर सर्टन थिंग, एंड इफ इंटरेस्ट रेट्स आर लो देन यू विल बी डेफिनेटली बी मोर विलिंग टू डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट और सर्टन commodity. Then we have expected return. Expectations about future business conditions, technology, degree of excess capacity, business takes is really easy. आप ये भी पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर बिजनेस जो है वो हमारा अच्छा हो जाएगा या हमारी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप कहेंगे टेक्नोलॉजी जो है वो डिमांड एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाएगी, उससे अर्निंग ज़्यादा तो फिर डिमांड ज़्यादा, तो डेफिनेटली ऐसे ही ये आप देखिए रीड करेंगे तो इट विल बी ईजी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड ज़्यादा करती है तो हमारा जो डिमांड का है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड को। अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, फॉर एग्जांपल देखिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा अगर पैसे खर्च कर रही है तो डेफिनेटली डिमांड भी जितने ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी, डिमांड जो है वो उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के ऊपर खर्च कर रही है डिमांड, उस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो बेसिकली होना चाहिए ना कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड कम, लेकिन व्हेन गवर्नमेंट इज़ रेडी टू स्पेंड मोर देन द demand curve will shift to rightward. As long as when the reduction in the government spendings, then the demand curve will shift to left. तो क्या होगा, it will be like that. ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट स्पेंडिंग के बारे में बताया हुआ है। नेशनल इनकम अब्रॉड एक्सचेंज रेट, जितनी ज़्यादा इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड उतनी ज़्यादा ही जो डिमांड है फॉर द सर्टन प्रोडक्ट, सर्टन कमोडिटी की जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस बड़ी ज़्यादा भी होंगी लेकिन आप इनकम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज कमिंग टूवर्ड्स योर कंट्री, तो यू कैन परचेज इट, बिकॉज इफ इनकम इज़ कमिंग इन द डॉलर देन द डॉलर हैव मोर वैल्यू देन रुपीज़, देन definitely it will not affect on the demand. Okay, so next is the aggregate supply. This we will discuss in the next lecture. Just read out this carefully, listen to this lecture, and if you can't understand, read out from the book and matches from the book in the lecture, and listen to it carefully again and again. And I delivered this lecture too much in a very easy way so that you guys can understand. This topic is really easy, it's not a difficult, nothing difficult, and it is similar like demand which you have already read in your previous semesters. Okay, so listen to it carefully and again. If you can't understand, ask me any questions, but read it carefully. ओके, एंड रीड फ्रॉम द बुक। ये नहीं है कि सिर्फ आप डिपेंडेंट हो जाएं कि जी टीचर हमें रिकॉर्ड करके भेजेगा लेक्चर तो हमने बस वही सुना और हमें सब पूछा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग फ्री हैं, घर बैठे आपको कोई काम नहीं, आप कुछ नहीं करें तो जस्ट आप खुद से भी कुछ ना कुछ काम करें। आप सर्च आउट करें फ्रॉम द नेट, फ्रॉम द एनी साइट्स। ठीक है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रही तो ओके नेट से सर्च कर लें, किसी भी थ्रू से अपनी जो स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स जो हैं, इसको डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक है, सो रीड इट केयरफुली एंड देन आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. Okay, thank